हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे अपने पहले चैप्टर क्लास 10th के एनसीईआरटी में सिविक्स में पावर शेयरिंग के बारे में। और आज के पूरे चैप्टर में ये पूरा चैप्टर हम लोग 4 लेक्चर में 4 सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आज ये मेरा पहला सेशन है, पहला लेक्चर है, बाकी के 3 वीडियो बाद में होगा। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर शेयरिंग के बारे में, जानेंगे क्या होता है पावर शेयरिंग, क्यों हमें पढ़ना है पावर शेयरिंग। एनसीईआरटी ने 30% सिलेबस लेस कर दिया है सेशन 2020-21 के लिए। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से चैप्टर एडिट किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं और कौन से चैप्टर छोड़ दिए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है, तो आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हैं जो दिया हुआ है मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में। और वहाँ पे जाकर आप सीबीएसई अपडेटेड सिलेबस एसएसटी का देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग का मतलब होता है बांटना, और पावर मतलब शक्ति का विभाजन या शक्ति को बांटना। तो भाई किसके बीच में बांटा जाएगा, क्यों बांटा जाएगा पावर शेयरिंग को, क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग? अब देखो क्लास 9 में आपने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि लुईस 16 जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उसमें लुईस 16 जो राजा था उसके पास सारे पावर थे, यानी कि कानून बनाने के पावर भी उसी के पास थे, कानून को लागू करने के पावर भी उसी के पास थे, और कानून को जो न्याय था, जुडिशरी का जो पावर था वो भी उसी के पास था। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि जो लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, वो उससे खुश नहीं थे, क्योंकि जो एक आदमी रूल करेगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि सबको इससे सेटिस्फाई हो, सबको इसके रूल से खुश हो। तो ज़रूरी है कि 3 तरह से उसमें डिवीज़न किया जाए। तो हमारे गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में कितनी ज़रूरी है? तो डेमोक्रेसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है पावर शेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी होता है, और तीनों के बीच में पावर शेयरिंग होना ज़रूरी है। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पहले अपने एक पॉइंट पर, केसेस ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका। अक्सर ये सवाल आता है, तो आप यहाँ पे आज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि बेल्जियम का केस क्या है, श्रीलंका का केस क्या है, एथनिक कंपोजिशन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम के केस के बारे में। दोस्तों, बेल्जियम वेस्टर्न यूरोप में आने वाला एक कंट्री है जो कि इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के बाद बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो कर रहा है, डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें मैंने कोशिश किया आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाए आपका एक एक पॉइंट, एक भी चीज़ आपका नहीं छूटेगा इसमें से, अगर आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। पहला इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो है गाँव, ऐसा तो मैप नहीं है, मैंने कोशिश किया है एक बनाने का, एक नो हाउ आपको पता लगाने का, ताकि आपको पता चल जाए। ऐसा डायग्राम नहीं है। अगर आप अपने एसएसटी का बुक में देखिएगा तो ऊपर वाले जो पार्ट हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट किसका है? बेल्जियम का मैप है। ये ऊपर का जो पार्ट है वो है फ्लेमिश रीजन। क्या है? कौन सा रीजन है? फ्लेमिश रीजन है। और नीचे का जो पार्ट है वो है वैलोनिया रीजन, यानी कि ये है वैलोनिया रीजन। अब यहाँ पे देखिए फ्लेमिश रीजन में 59% है। ये कौन है 59%? ये हैं डच स्पीकर्स। और वैलोनिया रीजन में कौन है? ये 40% है फ्रेंच स्पीकर्स। ठीक है, तो बात करते हैं भैया ये डच कहाँ की भाषा है? तो डच है नीदरलैंड की भाषा। ठीक है, और फ्रेंच स्पीकर्स, ये फ्रेंच कहाँ की भाषा है? ये फ्रांस की भाषा है। तो दोस्तों आपको मुझे ये बताना है फ्रांस, क्योंकि भारत और फ्रांस के संबंध बहुत अच्छे हैं। अभी G7 की भी मीटिंग जब हुई थी तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था। तो आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, अब देखो मज़ेदार बात क्या है कि ये बेल्जियम का जो आपको ये मैप दिख रहा है, ये ऐसे ही घिरा हुआ है, ये बॉर्डर लगा हुआ है। एक तरफ से ये फ्रांस पे आता है, इसके साउदर्न में फ्रांस आता है, अच्छा नॉर्थ में नीदरलैंड्स आता है, और ईस्टर्न साइड में जर्मनी आता है। तो 1% ईस्टर्न साइड में कौन आ गए? जर्मन्स आ गए। अब देखो क्या रीज़न है इसका। रीज़न साफ है कि जिस एरिया के नज़दीक के जो लोग होते हैं उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। अब जैसे मान लो कि बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है वो वहाँ के भी लोग बंगाली बोलते हैं, और बांग्लादेश के लोग भी बंगाली बोलते हैं। तो एक बांग्लादेश तो दूसरा कंट्री हो गया, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट तो हमें दिखाई देता है यहाँ पे। उसी तरह से
पाकिस्तान में भी पंजाब है और हिंदुस्तान में भी पंजाब है, तो दोनों जगह लोग पंजाबी बोलते हैं, तो उसका प्रभाव आपको साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे में वो लैंग्वेज का आपको इन्फ्लुएंस दिखाई देता है यहाँ पे। तो 59% जो है ये यहाँ पे कौन है, डच स्पीकर्स हैं, जो कि कौन है, मेजॉरिटी में आते हैं। ठीक है, और वैलोनिया रीजन जो है ये इसमें 40% जो है ये फ्रेंच स्पीकर हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं। तो मेजॉरिटी तो भाई हमेशा रूल बना लेगा, और माइनॉरिटी होगा नहीं, है ना, माइनॉरिटी नहीं आएगा, हमेशा मेजॉरिटी की सरकार बनती है। तो ये इस केस में हम लोग को यही देखना है कि क्या ऐसा रीज़न है, क्या ऐसा कारण है, ऐसा कौन सा केस है बेल्जियम का जिसमें हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो, ये तो पूरा कंट्री का हो गया पार्ट। ये 1% जर्मन्स हैं जो ईस्टर्न साइड में है, तो जर्मनी कहाँ पे, ईस्टर्न साइड में है। तो बेल्जियम का पूरा मैप 3 देशों से घिरा हुआ है। ईस्टर्न में जर्मनी है, नॉर्थ में नीदरलैंड्स है, और साउथ में कौन है, फ्रांस है। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा इस तरह से। अब देखो क्या है, ये जो आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ये क्या है, ये ब्रुसेल्स है। तो ये बेल्जियम की राजधानी है, ये कैपिटल है। और ब्रुसेल्स का यहाँ पे आपको छोटा सा मैं दिखा रहा हूँ, छोटा सा ग्राफ है। ये 20% डच स्पीकर्स हैं और 80% फ्रेंच स्पीकर्स हैं। यानी कि ब्रसेल्स में जहाँ पे जैसे पूरा का पूरा देखो कंट्री में क्या है, डच स्पीकर्स 59% में है, और यहाँ पे कैपिटल में 20% में है। उल्टा हो गया, यानी कि जो यहाँ मेजॉरिटी में है वो कैपिटल में क्या हो गया, माइनॉरिटी में हो गया, और जो यहाँ पर माइनॉरिटी में है वो यहाँ पे क्या हो गया, मेजॉरिटी में हो गया। तो ये डिफरेंसेस हो गया। तो यहाँ पे ये एक केस हुआ बेल्जियम में। अब 1950 से लेकर 1960 तक ये इन दोनों के बीच में हमेशा टेंशन बना रहा है। क्यों बना रहा है टेंशन, एक यहाँ पे एक वर्ड आता है एथेनिक कंपोजिशन। एथेनिक कंपोजिशन, एथेनिक कंपोजिशन क्या है, एथेनिक कंपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ से मिलकर बनना, उसको बोलते हैं कंपोजिशन। आप साइंस में भी पढ़ते हैं, कंपोजिशन आता है उसमें, ठीक है, कहीं पे कंसिस्ट आता है, कंपोज ऑफ आता है। तो एथेनिक का मतलब क्या होता है, एथेनिक का मतलब होता है जहाँ पर अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग रेस के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग, रिलीजन के लोग जब एक साथ अब रहते हैं तो उसे एथेनिक पीपल कहते हैं। अब यहाँ पे बेल्जियम में क्या दिख रहा है हमें कि एक ही कंट्री में वैलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकर भी रह रहे हैं, डच स्पीकर्स भी रह रहे हैं, जर्मन्स भी रह रहे हैं, तो अलग अलग लोग रह रहे हैं लेकिन एक ही कंट्री में रह रहे हैं। तो ये क्या है, एथेनिसिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एक पहला केस हो गया बेल्जियम का। इसमें समझने में आपको किसी भी तरह का अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे मुझे इस पार्ट पे दिक्कत हो रहा है, मैं फिर से आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे केस में देखते हैं। दूसरा केस है हमारा श्रीलंका का। दोस्तों, श्रीलंका का राजधानी अभी कुछ दिन पहले चेंज हो गया है, पहले कोलंबो था। तो आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्रीलंका का अभी कैपिटल कौन है, क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। श्रीलंका में देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं। पहला है सिन्हला स्पीकर्स, सिन्हला स्पीकर वहाँ की भाषा है, और यहाँ पे दूसरे हैं तमिल स्पीकर्स, और तीसरे हैं क्रिश्चियंस जो तमिल भी बोलते हैं और सिन्हला भी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में कौन है यहाँ पे, यहाँ पे हैं 74% सिन्हला, और तमिल कितने हैं, 18% हैं। ठीक है, और ये हैं 7%। तो ये मेजॉरिटी में है, ये माइनॉरिटी में, और ये भी माइनॉरिटी में है। ठीक है, अब ये जो सिन्हला वाले हैं ये हैं बुद्धिस्ट, तमिल्स वाले जो हैं वो हैं हिंदू और मुस्लिम्स। अब और ये जो हैं ये हैं क्रिश्चियन, 7% क्रिश्चियन। तो हमें ये बात तो पता चल गया कि श्रीलंका में 3 तरह के रिलीजन वाले लोग रह रहे हैं। एक हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं, क्रिश्चियंस हैं और बुद्धिस्ट हैं। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किसकी है, बुद्धिस्ट की है। ठीक है, तो 4 रिलीजन यहाँ पे आ गए। अब तमिल स्पीकर को अगर डिवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे 18% में 13% जो है वो श्रीलंकन तमिल्स हैं, जो कि कौन है, जो कि वहाँ के मूल निवासी हैं, और जो कि उस कंट्री के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, आपको बुक में साफ दिखाई दे रहा कि जहाँ पे आप बुक खोलिएगा आपके 2nd पेज में रेड कलर का बना हुआ है किनारे में, वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कौन है, श्रीलंकन तमिल्स। और इंडियन तमिल्स कौन है, जो 5% हैं, जो कि माइग्रेट किए थे इंडिया से कॉलोनियल टाइम के समय, प्लांटेशन वर्कर के रूप में, जिसके पूर्वज लोग आए थे और वहाँ जाके बस गए, वो लोग हो गए इंडियन तमिल्स। तो ये कंस्टिट्यूट दोनों मिलकर करते हैं तमिल स्पीकर्स। और तीसरे कौन है, यहाँ पे 7% क्रिश्चियंस हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो है मेजॉरिटी में है और ये माइनॉरिटी में है।
तो यहाँ पे भी टेंशन का बात है कि ये इसको दबाने का प्रयास करेगा, इसको कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है, जो ज़्यादा पावरफुल होगा, रिच होगा, वो उसको दबाने का प्रयास करेगा, उसको हराने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये इसको हराने का प्रयास करता है और इसकी वजह से जब इसके डिमांड को नहीं माना जाता है तो ऐसे में क्या होता है, सिविल राइट्स होते हैं। ठीक है, कई तरह का माहौल क्रिएट होता है जो कि इससे गंदा माहौल क्रिएट होता है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है, अब दूसरे केस में जो हम लोग पहले केस में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे भी ये मेजॉरिटी में है और ये माइनॉरिटी में है, लेकिन यहाँ केस दूसरा है। यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा रिच हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब या ये वाले डच स्पीकर्स वाले, इसलिए इनके पास जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आया ये बहुत लेट से आया, इनका एजुकेशन बहुत लेट से शुरू हुआ। तो ऐसा क्या रीज़न है कि ऐसे इन दोनों ही केस में हम लोग देखना चाहेंगे कि ऐसे दोनों ही केस में पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। देखो, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होना पॉसिबल है और डेमोक्रेसी में ही हो सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसकी बदौलत ही हमारी सरकार चलती है। तो चाहे वो बेल्जियम हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे कोई और देश हो, जब तक हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, जब तक इन तीनों इंस्टीट्यूशन को हम लोग पावर शेयर नहीं करेंगे, हमारा कोई भी इंस्टीट्यूशन सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा और हमारे जो लोग होंगे वो भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम लोग पावर शेयरिंग करें। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि तीनों के केस में आगे क्या हुआ और कैसे इन्होंने अपने केस को रिजॉल्व किया, श्रीलंका ने कैसे रिजॉल्व किया, क्या हुआ उसके केस में आगे, और बेल्जियम कैसे एक बेस्ट मॉडल के रूप में निकल के आया। हम लोग ये भी बात करेंगे, समझेंगे इसके और भी क्या क्या फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग के, और आगे क्या नए फॉर्म्स होते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी इस चैप्टर के होंगे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, किसी भी आपको तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आप पूरी तरह से इस फिगर को अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए और इसको अपने कॉपी में बना लीजिए, ताकि आपका ये सारा का सारा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसकी बदौलत आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम एक बार में क्रैक हो सकता है। अब इससे कई सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके बन जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कस द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, आप ये बता सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से, आंसर में लिख सकते हैं, कई सारा पॉइंट लिख सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिस्कस द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, आप ये बता सकते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई में आए भी हैं, प्री बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो सीबीएसई ने जो 30% अब लेस कर दिया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक पॉइंट पर फोकस करें, अच्छी तरह से समझें कि कैसे इसको समझाया जा रहा है, कैसे ये पढ़ाया जा रहा है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।